Hello everyone, my name is Kirti. My roll number is 29 and my topic is औपनिवेशिक काल में शिक्षा की विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि उस समय शिक्षा की क्या स्थिति थी। यहाँ कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शिक्षा की क्या स्थिति थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यह कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया, जिसके दौरान उन्होंने कई प्रकार की नीतियाँ अपनाई। 1673 में प्रिंगले ने मद्रास में एक विद्यालय की स्थापना की, जहाँ केवल कंपनी के कर्मचारी और उनके परिवारों को ही शिक्षा दी जाती थी तथा उन्होंने वहीं विद्यालय स्थापित किए जहाँ उनके कार्यालय थे। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने अपने कर्मचारियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस कंपनी के द्वारा उन्होंने कुछ नीतियाँ अपनाई, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इसके अलावा उन्होंने लोगों के मन में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति अच्छे विचार बनाने के प्रयास किए। इसी दौरान उन्होंने लोगों को खुश करने की नीति भी शुरू कर दी, जिसके दौरान ऐसे विद्यालय और मदरसे स्थापित किए गए जिनमें कुरान, कानून, गणित, व्याकरण आदि महत्वपूर्ण विषय पढ़ाए जाते थे। श्रीमती कैम्पबेल ने 1786 में मद्रास में लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। डॉक्टर एंड्रियोबेल ने 1787 में अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय खोला तथा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास किए गए। ब्रिटिश संसद का भी हमारे भारत में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा। चार्ल्स ग्रांट कंपनी का अस्थायी अधिकारी था। वह 1773 में भारत आया। उसने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक ध्यान दिया तथा शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उनके अस्तित्व को कायम रखा जाए। उन्होंने कहा कि अंधकार का इलाज प्रकाश है। हिंदू गलती करते हैं क्योंकि वे अज्ञानी हैं तथा उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कभी नहीं करवाया गया। ज्ञान के उजाले से ही उनमें सुधार आ सकता है। उन्होंने शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी को भी बनाए जाने की सिफारिश की, क्योंकि उनका विचार था कि अंग्रेजी भाषा के द्वारा साहित्य, विज्ञान, दर्शन और अन्य विषयों को भी अच्छी तरह समझा जा सकता है। उनके अनुसार सबसे पहले अंग्रेज शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा बाद में उनके स्थान पर किसी भारतीय शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस दौर में अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करवाना अंग्रेज शिक्षक से बेहतर कोई नहीं जानता था। चार्ल्स ग्रांट पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय स्थिति की सही तस्वीर को अंग्रेजी सरकार के सामने रखा तथा उनकी सिफारिशों पर विचार करके अंग्रेजी सरकार ने 1813 में चार्टर एक्ट पास किया। 1793 का चार्टर एक्ट, इसके अंदर चार्ल्स ग्रांट के विचारों से प्रभावित होकर विलियम विलफोर्स ने 1793 में कंपनी के चार्टर एक्ट में संशोधन का सुझाव दिया, परंतु उनके सुझाव को अस्वीकृत कर दिया। कंपनी के आरंभिक प्रयत्न कोई विशेष प्रभावशाली नहीं रहे, जिसके दौरान चार्ल्स ग्रांट ने भारतीय शिक्षा की सही तस्वीर प्रस्तुत की। अंग्रेजी सरकार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा उसने अनुभव किया कि भारतीय लोगों को शिक्षा से अधिक देर तक वंचित नहीं रखा जा सकता। भारतीय शिक्षा के संबंध में 1813 का चार्टर एक्ट एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस एक्ट के अनुसार भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी के ऊपर आ गया। इसके अनुसार कंपनी ने भारतीय लोगों की शिक्षा के ऊपर कुल 1 लाख रुपया खर्च करने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चार्टर एक्ट 1813 में मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान दिया गया: शिक्षित भारतीयों को उत्साहित करना ताकि वो शिक्षा के प्रति प्रेरित हो, साहित्य का पुनरुत्थान व विकास करना,
बर्तावनी भारतीयों को विज्ञान का ज्ञान देना। इसके बाद पूर्वी पश्चिमी विवाद। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। इस एक्ट की धारा 43 के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि कंपनी साहित्य के पुनरुत्थान, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा विज्ञान की उन्नति के लिए वर्ष में 1 लाख रुपये खर्च करेगी। लेकिन कंपनी के अधिकारियों के बीच विवाद हो गए। उन विवादों ने इतना गंभीर रूप धारण कर लिया जिसके कारण अधिकारियों के दो समूह बन गए, पश्चिमवादी और पूर्वीवादी। पूर्वीवादियों का विचार था कि भारतीय लोगों को शिक्षा उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, जबकि पश्चिमीवादियों का विचार था कि क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनका विचार था कि भारत में परंपरागत शिक्षा के स्थान पर पश्चिमी विज्ञान का प्रसार किया जाए, तथा उनके विचार व्यर्थ नहीं गए और 1834 तक यह विवाद चलते रहे। वुड डिस्पैच, जो कि उस समय के भारतीय सरकार के नियंत्रण सभा के प्रधान थे, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ संदेश दिए, जैसे कि विश्वविद्यालय कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में होने चाहिए। बड़ी संख्या में उच्च विद्यालय खोले जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो सके। भारतीय शिक्षण संस्थाओं की आर्थिक मदद देनी चाहिए ताकि शिक्षा की स्थिति सुधर सके। वुड का सुझाव लागू तो कर दिया गया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसमें कई त्रुटियां भी थी, जैसे कि मातृभाषा को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जाने लगा, जो कि निर्देशों का माध्यम थी। वोकेशनल विषयों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। माध्यमिक शिक्षा महाविद्यालय द्वारा दी जा रही थी। यह शिक्षा केवल सरकारी नौकरी पाने का एक माध्यम बनकर रह गई थी। परंतु इन सब के बाद हम यह नहीं कह सकते कि इसका कोई सकारात्मक पक्ष नहीं था। इसने माध्यमिक शिक्षा के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसके बाद हंटर आयोग 1882। इस आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग का निर्माण और विकास, विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा विद्यालयों की व्यवस्था पर जोर दिया गया तथा इसके दौरान स्त्री शिक्षा की ओर भी कदम बढ़ाए गए। सॉडलर आयोग 1917। यह आयोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह आयोग माइकल सॉडलर की अध्यक्षता के अधीन 1917 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था। हार्टॉग कमेटी। इस कमेटी ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की आलोचना की और शिक्षा में अपव्यय और रुकावट की ओर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया। इस कमेटी द्वारा शिक्षा प्रणाली में कुछ त्रुटियां भी ढूंढी गई तथा कमेटी ने उन त्रुटियों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव भी पेश किए, जैसे कि विभिन्न कोर्सों का प्रबंध स्कूलों में होना चाहिए। विभिन्न कोर्सों का प्रबंध स्कूलों में किया गया। वाणिज्य और व्यावसायिक शिक्षा 8वीं से शुरू करने से शिक्षा को दिलचस्प बनाया जा सकता है तथा विद्यार्थी भी इन कोर्सों को लेने के लिए उत्साहित होंगे। देशीय मंडलीय स्कूल ग्रामीण लोगों की ज़रूरतों के अनुसार होने चाहिए। जो देश के मिडिल स्कूल थे वो ग्रामीण लोगों की ज़रूरतों के अनुसार बनाए जाए। उनकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए ही उनका निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण में अधिक और कुशल अध्यापक होने चाहिए। नए कोर्सों का भी प्रबंध होना चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। उसके बाद हमारा आता है सार्जेंट रिपोर्ट। इसके अंदर सर जॉन सार्जेंट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सभापति थे। 1944 में उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए। यह रिपोर्ट नर्सरी से विद्यालय तक की शिक्षा प्रणाली की समस्याओं का हल निकालने के लिए बनाई गई थी।
उसके बाद बेसिक शिक्षा में 1937 यह योजना प्रथम योजना थी जिसमें भारतीयों के संपूर्ण विकास की बात कही गई थी। आरंभिक शिक्षा व्यवस्था से गांधी जी संतुष्ट नहीं थे क्योंकि सरकार शिक्षा पर खर्च करना नहीं चाहती थी तथा इसके अलावा अंग्रेजों की प्राथमिकता दी जाती थी। इन्होंने ब्रिटिश शिक्षा का विरोध कर बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव पेश किया। वे ऐसी शिक्षा के पक्ष में थे जो न केवल विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाए बल्कि उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करे। इस सब के बारे में पढ़ने के बाद हम यह निष्कर्ष निकलता है कि 1935 से लेकर 1947 के बीच भारत सरकार की शिक्षा में भूमिका विस्तृत हुई। जो कार्य छूट गए थे वे पूरे किए गए तथा शिक्षा के क्षेत्र में सभी कार्य पुनः शुरू किए गए। जो कार्य छूटे हुए थे वो दोबारा शुरू किए गए। विद्यालयों के निर्माण हुए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई। 1947 में आज़ादी प्राप्त करने के बाद 1950 तक भारत एक श्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश बना और सामाजिक आर्थिक ढांचे को अपनाया। निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई तथा शिक्षा को भी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया। वास्तव में आधुनिक शिक्षा तथा इसके विकास का श्रेय ब्रिटिश को जाता है। अब जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वह ब्रिटिश द्वारा ही दी गई है। लॉर्ड मैकाले ने इस दिशा में पहला कदम उठाया था और बाद में कई समितियों और आयोगों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए बहुत कुछ किया। थैंक यू। अब देखो